हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। और आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। और सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी हैप्पी होली। आप सभी रसगुल्लों के जिंदगी में होली के रंगों की तरह खुशियों के रंग छाए और आप जिंदगी में ऐसे ही मुस्कुराए और होली के इस पर्व पे आनंदित महसूस करें। इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से विश यू ए वेरी हैप्पी होली एंड रामचंद्र ब्लेस्ड यू कि आप जिंदगी में असली जो नौकरी वाला रंग है उससे जल्दी सराबोर हो। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, शुरू करता हूं आज के इस सेशन की। और सेशन के अंदर क्वेश्चन एक से बढ़ के एक रहेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और फिर अपना बेस्ट जवाब दे देना है पूरे मन से, पूरे उत्साह से। वो कहता है कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और हम तो लड़ाकू है, जी जान लगा देंगे। नॉरसेट तेरी खेर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो चलिए लेके चलता हूँ एक शानदार जर्नी की तरफ। क्वेश्चन एक से बढ़ के एक मजेदार होगा। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और फिर अपना बेस्ट जवाब दे देना है। तो सबसे पहला प्रश्न आज के सेशन का, नया अद्भुत प्रश्न सेशन। बात एक से बढ़ के एक होगी और सवाल एक से बढ़ के एक धमाकेदार होगा। परकशन इन चेस्ट फिजियोथेरेपी, सवाल है बच्चों, परकशन इन चेस्ट फिजियोथेरेपी इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। अच्छा सवाल है, चेस्ट फिजियोथेरेपी जब हम देते हैं, सीपीटी जिसको कहते हैं, उसमें परकशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। कौन सी कंडीशन के अंदर, कौन से केस के अंदर जब हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें परकशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, ऐसा सवाल ने पूछा है। पहला ऑप्शन है बर्न ओवर चेस्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और सिस्टिक फाइब्रोसिस। सवाल समझ गए ना। हम जो चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं ना, सीपीटी, उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, आपको पता हो तो। एक हम करते हैं परकशन, दूसरा हम करते हैं वाइब्रेशन और तीसरा हम करते हैं पोस्चुरल ड्रेनेज। पोस्चुरल ड्रेनेज बच्चों, जब मैं परकशन की बात करता हूं तो यहाँ पे ऐसे हम कप बनाते हैं हैंड का, और कप बना के उस पर्टिकुलर जगह पे ऐसे परकशन करते हैं, ये परकशन तरीका है। वाइब्रेशन के अंदर हम वाइब्रेशन करते हैं, ऐसा फ्लैट हैंड बना के और ऐसे वाइब्रेटरी मूवमेंट कराते हैं। और पोस्चुरल ड्रेनेज में एक पोजीशन देके सिक्रेशन को ड्रेन आउट करते हैं। ये तब जब खूब सारा कंजेशन हो, खूब सारे सिक्रेशंस लंग्स के अंदर इकट्ठा हो। और ऐसी एक सिचुएशन है जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके अंदर बॉडी के सारे सिक्रेशन थिक हो जाते हैं इंस्टेंट ऑफ थिन। और इसका एक खास कारण है। क्या कारण है? ये कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, जन्मजात है। और इस डिसऑर्डर के अंदर सीएफटीआर नाम का प्रोटीन एब्सेंट होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेज रेगुलेटर प्रोटीन। और उसकी वजह से जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस है वो थिक हो जाते हैं, थिक एक्सोक्राइन सिक्रेशन इंस्टेंट ऑफ थिन, और वो चिपक जाते हैं अंदर। अब उनको लूज करना है। सबसे पहले तो इन 2 तरीके से लूज करते हैं और फिर पोजीशन देके उसको क्या कर दो, ड्रेन आउट कर दो। तो इसमें तो करते हैं। अगर किसी को चेस्ट के एरिया में बर्न हो रखा है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है या कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम नहीं कर सकते, है कि नहीं। ये 3 जगह पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है परकशन, बर्न ओवर चेस्ट, ऑस्टियोपोरोसिस और ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ऑस्टियोपोरोसिस में परकशन से फ्रैक्चर होने की संभावना बनती है, बर्न के एरिया में वुंड खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गंभीरता हो जाएगी। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हो सकता है कि आप परकशन करो और ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग होने लग जाए, मरीज को थोरेसिक कैविटी में हेमरेज हो जाए और ब्लड रुके ही ना, बिना थके बिना रुके, तो इंटरनल हीमेटोमा बन जाएगा और ये मरीज के लिए बहुत गंभीर है, सांस लेने में समस्या पैदा कर सकता है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द डिजीज, डी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई कहानी। ये था आज के सेशन का पहला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड विश यू ए वेरी हैप्पी होली टू ऑल द रसगुल्लास। सेशन को आगे की तरह फैला दो और होली की रंगों की तरह
आज गुलंडी के इस पर्व पे सभी रसगुल्लों के जिंदगी में रंग घुल जाए, ऐसा इस सेशन को फैला दो और मैक्सिमम रसगुल्ला आज को इस सेशन से जोड़ दो और आज उनको पूरा कॉन्फिडेंट कर दो, क्योंकि आज के सेशन में जो एक एक प्रश्न आएंगे वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, पक्का वादा है ये। वो कहता है ना, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, होली के इस रंग पे कसम खाता हूँ कि अगली होली पे रंग मेरी नौकरी के लाऊंगा। ये बात तय है, उस रंग में मेरी नौकरी होगी और माँ का प्राउड होगा, माँ का गर्व होगा, पिता का घमंड होगा। सवाल है, एक्शन ऑफ ड्रग एक्सप्लेन्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी ड्रग का एक्शन एक्सप्लेन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग: आइसोनियाजाइड, सल्फोनामाइड, ब्रिटिश एंटीलेविसाटे और मेथोट्रेक्सेट। अच्छा सवाल। फार्माकोलॉजी का ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हर एक ड्रग का यहाँ पे अपना अपना एक्शन है और अपना अपना प्रिंसिपल है। आपको सभी को अपना बेस्ट आंसर देना है। जो सवाल आपको समझ में आया या जो बात आपको समझ में आई उसके अनुसार आपको यहाँ पे अपना जवाब पुट डाउन करना है। हमने बोला एक्शन ऑफ ड्रग दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। पहला ऑप्शन है बच्चों आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, आप सभी को पता होना चाहिए। जब मैं एटीटी के बारे में बात करता हूँ तो RIPES आती है ना, और इस एटीटी के अंदर पहली ड्रग जो है वो आपकी रिपाम्पिसिन है, घर घर का रिपाम्पिसिन। रिपाम्पिसिन को तो आप अच्छे से जानते ही हो। आई का मतलब यहाँ पे आइसोनियाजिड है कि नहीं है, और पी का मतलब पायराजिनामाइड है, ई का मतलब हम इथाम्बुटोल को पढ़ते हैं, और एस का मतलब हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को पढ़ते हैं। एस का मतलब हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, इन सभी तरह की दवाइयों से 3-3 प्रश्न हर बार एग्जाम में बन सकते हैं। ये तीनों दवाई RIP, ये लीवर के लिए RIP कर देती है, लीवर को सदा के लिए सुला सकती है। हिपेटोटॉक्सिक होती है, मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक, ये मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक है कि नहीं है, पायराजिनामाइड। लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी हिपेटोटॉक्सिक ही है, ठीक है। ये दोनों दवाई जो होती है, ये इथाम्बुटोल के बारे में बोला जाता है लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक। इसका मतलब ये लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो किसी को तो पहुंचाएगी। तो ये किडनी के लिए प्रॉब्लम करती है, किडनी के लिए। ये दोनों दवाई किसके लिए प्रॉब्लम करती है? नेप्रोटॉक्सिक होती है। क्या होती है बच्चों? नेप्रोटॉक्सिक है, और ये किडनी को प्रॉब्लम करती है, हम कहते हैं इसको नेप्रोटॉक्सिक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन तो इतनी है कि इसको अवॉइड करता है प्रेगनेंसी में, अवॉइड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप इसको प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन इन प्रेगनेंसी। इथाम्बुटोल सबसे लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक है, और मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक है आपकी पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड हाइपर यूरिसीमिया करवाती है बच्चों, हाइपर यूरिसीमिया कराती है, और इसकी वजह से रीनल स्टोन बनने की पूरी रिस्क है। क्या बनने की रिस्क है? रीनल स्टोन बनने की पूरी रिस्क है जब ये हाइपर यूरिसीमिया कराती है। इथाम्बुटोल जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है। इथाम्बुटोल क्या कराता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है। सेकंड क्रेनियल नर्व जो है उसको डैमेज कराता है। ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कराती है, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। रिपाम्पिसिन जो दवाई है, रिपाम्पिसिन ऑरेंज रेड कलर का यूरिन होता है, इससे ऑरेंज रेड कलर यूरिन, रेड कलर यूरिन। वैसे तो मैंने आपके इसके साइड इफेक्ट के रूप में आपको कई बार पढ़ाया है, पोवा फ्लू, याद है ना बच्चों आपको, पोवा फ्लू। और ये जो पोवा फ्लू है इसके अंदर पल्मोनरी सिम्टम जो सबसे खतरनाक है, ऑरेंज रेड यूरिन, हिपेटोटॉक्सिक और एब्डोमिनल सिम्टम और फ्लू लाइक सिम्टम, ये तमाम तरह के सिम्टम रिपाम्पिसिन से। आइसोनियाजाइड जो होता है, आइसोनियाजाइड ये देखो ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है रिपाम्पिसिन, बैक्टीरिया को किल करने वाली दवाई। और आइसोनियाजाइड यूज एज ए प्रोफाइलैक्टिक, और ये प्रोफाइलैक्टिक के रूप में इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये प्राइमरी बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट इसका होता है। अच्छा, एक सवाल और यहाँ से बनता है, इनमें से बैक्टीरियोसाइडल कौन सी है और स्टैटिक कौन सी है? तो सभी बैक्टीरियोसाइडल है, एक को छोड़ के, वो है इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल जो होती है ना बेचारी, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। और इथाम्बुटोल एक ऐसी ड्रग है जो यंग एज के बच्चों में काम में नहीं लेते हैं,
एटीटी के बारे में मैंने सब कुछ बोल दिया 5 मिनट के अंदर अंदर, और एग्जाम में आपको ये बहुत सफल बना सकता है। आपको भी टिप ऑफ द टंग कर लेना ये सारी बातें 5 मिनट के अंदर अंदर। आइसोनियाजाइड की कहानी तो यहाँ पे हो गई, हमने पूरी खत्म कर दी। सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड दवाई जो होती है, ये दवाई भी, इसका भी ड्रग का एक्सप्लेनेशन जो होता है, जो एक्शन होता है वो कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनिबिशन है। आइसोनियाजाइड भी एंजाइम इनिबिशन करती है और सल्फोनामाइड भी यही। अच्छा, आइसोनियाजाइड के साथ में एक और प्रॉब्लम है, विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन के साथ में और माथाफोड़ी करती है, इसकी कमी हो जाती है। इसलिए जिसको भी आइसोनियाजाइड देते हैं उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने की पूरी रिस्क है। तो मैं एक विटामिन देता हूँ साथ में, वो कौन सा है, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, ये भी आपको ध्यान रखना है। सल्फोनामाइड सल्फा ग्रुप की दवाई है, और ये जो ड्रग है सल्फोनामाइड, ये भी मतलब एक तरह का बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है जो कि एंजाइम इनिबिशन का काम करती है, तो इट कैन आल्सो बी यूज्ड। मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट एक एंटी, आप ऐसा बोल सकते हो कि एंटी जो ये आपकी मतलब एंटी जो भी कैंसर का एजेंट होता है उसमें तो काम करती है। नियोप्लास्टिक जिसको कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक, तो एक तरह का एंटी नियोप्लास्टिक तो है ही, एंटी नियोप्लास्टिक तो है ही। साथ में इट कैन यूज इन द केस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है, वो जो बच्चा है उसकी ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए, क्योंकि एंटी फोलाइट ड्रग है। कैसी ड्रग है, एंटी फोलाइट ड्रग है, इसलिए इसके साथ में फोलिक एसिड देते हैं हम, फोलिक एसिड, क्योंकि ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी करवा देती है। इसका एक्शन भी कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनिबिशन होता है। तो आइसोनियाजाइड एक्ट लाइक एन एंजाइम इनिबिशन, सल्फोनामाइड एक्ट लाइक एन एंजाइम इनिबिशन, एंड मेथोट्रेक्सेट आल्सो एक्ट ऑन रिसेप्टर एंड इनिबिट द एंजाइम एक्टिविटी। और इस तरीके से इन दवाइयों के एक्शंस रहते हैं, लेकिन ये एक एंटीडोट है। बाल, ब्रिटिश एंटी लेवास्टे जो है ये बाल के नाम से अवेलेबल होता है, और बाल ऑर्गन ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग में काम में लिया जाता है एज ए एंटीडोट। सो दिस इज एन एंटीडोट, नॉट ए एंजाइम इनिबिशन, ये एक एंटीडोट है। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, मेरा करेक्ट आंसर सी बनेगा, A, B और D तीनों ही नहीं बनेगा। आई होप फार्माकोलॉजी के इन दवाइयों के बारे में कुछ आइडिया आपको इस प्रश्न से जरूर हुआ होगा। तो ये फार्माकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे लेके चलता हूँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। सभी को सवाल अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, और फिर आपका जो बेस्ट आंसर है वो देते रहना है, और अपने आप को इस रंगों के दिवस पे थोड़ा कॉन्फिडेंट करते रहना है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड द इजीएस्ट मेथड ऑफ असेसिंग द डेली इंटेक ऑफ चाइल्ड। बच्चे के डेली इंटेक को असेस करने का सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे इजीएस्ट मेथड कौन सा है? 24 आवर्स रिकॉल, बायोकेमिकल मेजरमेंट, फूड डेयरी, एंथ्रोपोमेट्री। सभी को जवाब लिखना है। हमने बोल दिया है मोस्ट कॉमन एंड द इजीएस्ट मेथड ऑफ असेसिंग द डेली इंटेक ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के डेली इंटेक का मोस्ट कॉमन और इजीएस्ट मेथड क्या है, जो आप सभी को लिखना है। आज हम पोल यूज नहीं करेंगे, आज सवाल और उनके ऑप्शंस होंगे, क्योंकि नया दिन है तो आपको कोई झटके वटके नहीं देना चाहते हैं। आराम से पढ़ो, आज हमारी तरफ से थोड़ा छूट है, बस पढ़ाई करनी है, बातें नहीं, आता ही नहीं, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि आज के दिन में हताई तो चलती रहेगी पूरे दिन। सुबह सुबह जब पढ़ेंगे ना तो मज़ा बहुत आएगा। हताई सुबह सुबह करनी नहीं होती अपने, और एक एक सवाल को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है और अपना जवाब देना है। बात इतनी सी है कि नहीं है? हाँ। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ असेसिंग द डेली इंटेक ऑफ चाइल्ड, 24 आवर्स रिकॉल, बायोकेमिकल मेजरमेंट, फूड डायरी और एंथ्रोपोमेट्री। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एंथ्रोपोमेट्री। इस वर्ड को देखो, एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है? जब हम बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असेस करते हैं ना, तो डेवलपमेंट तो नॉन मेजरेबल फिनोमिना है, लेकिन जो ग्रोथ है बच्चों, ग्रोथ वो एक मेजरेबल फिनोमिना, आप सभी को पता है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, और ग्रोथ में जो चेंजेज होते हैं वो क्वांटिटेटिव चेंजेज होते हैं। तो कोई भी चीज़ जब क्वांटिटी में बढ़ती है तो उसको मेजर किया जा सकता है, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, इसके अंदर उसको मेजर करते हैं। तो ग्रोथ एक मेजरेबल फिनोमिना है, क्वांटिटेटिव चेंजेज है। और एंथ्रोपोमेट्री जो है उसके पैरामीटर है। एंथ्रोपोमेट्री में जैसे मैं वजन को मेजर करता हूँ, हाइट या लेंथ को मेजर करता हूँ,
हेड सरकमफ्रेंस को मेजर करता हूँ, चेस्ट सरकमफ्रेंस को मेजर करता हूँ, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर करता हूँ। ये सब ग्रोथ का एंथ्रोपोमेट्री है, हैं? मैं यहाँ पे किस किस को मेजर कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे हाइट को मेजर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेट, हाइट, हेड सरकमफ्रेंस, लेंथ, चेस्ट सरकमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ये सब ग्रोथ के एंथ्रोपोमेट्रीज कहलाते हैं। और अगर बच्चे का उम्र के हिसाब से वजन बढ़ रहा है, क्योंकि इन सब के नॉर्मल पैरामीटर्स है कि बच्चा इतने साल का है तो इतना उसका वजन होना चाहिए, इतनी उसकी हाइट होनी चाहिए, इतना उसका हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, तो ग्रोथ हो रही है। इनसे हमें पता लगता रहेगा कि बच्चा किस उम्र का है, उसकी हाइट कितनी बढ़ी, उसका वजन कितना बढ़ा, उसकी लेंथ कितनी बढ़ी, हेड सरकमफ्रेंस कितना बढ़ा, चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना बढ़ा। ये ग्रोथ के होने के पैटर्न को इंडिकेट करता है। तो असली ग्रोथ वही है जो इनको सही दिशा में लेके जाए और सही तरीके से ये बढ़ते रहे, है ना, बढ़ते रहें, जमते रहें, चमकते रहें और बच्चे की ग्रोथ का असेसमेंट हमें कराते रहे। अब जब ग्रोथ सही पैटर्न में है, मैंने बोला, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई वजन सही दिशा में, एंथ्रोपोमेट्रीज हेल्प करेंगे उसके अंदर। इस सवाल ने आपसे पूछा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड ईजिएस्ट मेथड ऑफ असेसिंग द डेली इंटेक ऑफ चाइल्ड। बच्चा डेली इंटेक कर रहा है, इसका कैसे पता चलेगा? तो क्या एंथ्रोपोमेट्री से डेली का पता चल जाएगा आपको? बताओ भाई, एंथ्रोपोमेट्री से इन सभी पैरामीटर में डेली चेंज होता है क्या? ठीक है, सालों साल में हम देखते हैं, जैसे वजन है, वजन डबल कब होता है? तो 6 महीने पे, तो 6 महीने बाद में पता चलता है। डेली कौन देखता है? हाइट है, डबल होगी 4 साल पे, हेड सरकमफ्रेंस तो इतने टाइम में इतना बढ़ता है। तो डेली का ग्रोथ यहाँ पे जो है, मतलब डेली इंटेक जो हो रहा है, खाना जो खा रहा है, उसको सीधा एंथ्रोपोमेट्री से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि एंथ्रोपोमेट्री का बढ़ने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। फूड डायरी, फूड की एक डायरी बना देंगे, पॉसिबल नहीं है। डेली का पता करना हो अगर आपको, डेली इंटेक का, तो डायरी से पता नहीं किया जा सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिकल मेजरमेंट, बायोकेमिकल मेजरमेंट का मतलब होता है कि आप खून का सैंपल ले रहे हो, जांच भेज रहे हो, ग्लूकोज देखो, सोडियम देखो कितना हुआ 1, अब कैल्शियम देखो कितना 1, डेली ले रहे हैं कैल्शियम और कैल्शियम जांच करा रहे हैं। ये सबसे बेवकूफ़ तरीका है डेली इंटेक का। तो ये भी आंसर बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में क्या है, सवाल का मीनिंग हमें समझ में नहीं आता ना, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब जब मैंने एक एक प्रॉब्लम, एक एक चीज़ को जोड़ा है सवाल से, तब आपको सवाल भी समझ में आ गया, आपको ऑप्शन भी समझ में आ गया। बस इतनी सी कहानी होती है सफल और असफल होने की। सफलता और असफलता में कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा गैप नहीं होता है। आप असफल और सफल कैसे कहलाएंगे? वैसे कहलाएंगे कि आपने मेहनत करते समय चीज़ों को कितना समझ के किया, और समझ चीज़ों के साथ में होती है तो जवाब हमारे सही होने शुरू हो जाते हैं और वहीं से सफलता शुरू होती है। ज़िंदगी के इस पड़ाव पे आपको इस बात की कोशिश करते रहनी है कि हर दिन अपनी सफलता के गीत गाओ। नो डाउट आप त्यौहार मनाओ, सब कुछ करो, लेकिन आप अपने गोल को मत भूलो। इतना ही सब चीज़ों में व्यस्त मत हो जाओ, है कि नहीं है? अगर आपको डेली 6 बजे उठना है तो उठना है, चाहे होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, और पढ़ना है मतलब पढ़ना है, उसमें क्या ही बहाने बनाना, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने बोला एक ही चीज़ बची है, वो है आपका 24 आवर्स रिकॉल। ये आसान तरीका है डेली इंटेक को असेस करने का, कि 24 घंटे में बाद में हमने जो है रिकॉलिंग लिया कि चलो भाई बताओ आज बच्चे क्या क्या खाया, सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, ये खाया, और इससे हम असेस करेंगे उसकी कैलोरी कितनी गई पूरे दिन में, कितनी एनर्जी उसने ली, कितनी एनर्जी कम पड़ गई, कितना और देने का जरूरत है, कितना उसका ध्यान रखने का जरूरत है। सो डेली रिकॉलिंग इज़ द गुड वे, ऐसा में हमें माना जाता है। अगर डेली फूड इंटेक आप असेसमेंट कर रहे हो तो रिकॉलिंग करवा दो। What is the legal limit of blood alcohol concentration among the adult age above 18 year for driving in India? ये जरूरी है, हाँ, कई लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। कल रात को कई लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा होगा, पर ये रखना चाहिए हर किसी को। ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत ही खतरनाक कंडीशन है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है, क्योंकि जब आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो आपका मामला जो है बैलेंस में नहीं है, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नशे के अंदर है। तो नशे के अंदर आपको कुछ होगा ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी वजह से किसी और को होगा ये बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्योंकि उसने तो नशा नहीं किया ना भाई, और आप गिरोगे तो किसी के अंदर ही गिरोगे ना, ये भी प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया, एक लीगल लिमिट बनाई है ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन की एडल्ट में, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और ड्राइविंग अगर करना है
तो उसके ब्लड में पर 100 ml कितना अल्कोहल होगा, लीगल लिमिट कितनी है, 10, 30, 50 या 70। 100 ml में लिमिट कितनी होती है, 10, 30, 50 और 70। तो याद रखना इसकी लीगल लिमिट होती है 30। कितनी होती है, 30 mg पर 100 ml। ये अल्कोहल की लीगल लिमिट है। ब्लड के अंदर अल्कोहल की लीगल लिमिट आपसे पूछे तो जवाब है 30 mg पर 100 ml। दैट इज करेक्ट वन, 30 mg पर 100 ml। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कार्सिनोजेनेसिस? कार्सिनोजेनेसिस की सेकेंड स्टेज कौन सी है इनमें से? पहला लिखा हुआ है इनिशिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रमोशन और प्रोग्रेशन। कार्सिनोजेनेसिस की सेकेंड स्टेज कौन सी है? देखो सेकेंड स्टेज का मतलब है पहले शुरू होता है ना, कोई भी चीज पहले शुरू होती है फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में तो इनिशिएशन होता है कार्सिनोजेनेसिस का, शुरुआत होती है फर्स्ट स्टेज में। तो ये जो कार्सिनोजेनेसिस है ये तो सेकंड नहीं हो सकती, ये तो फर्स्ट स्टेज है, ये आप सभी जानते हैं। ये सेकंड कैसे हो सकती है? जो शुरुआत हुई है वो सेकंड नहीं हो सकती। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, वो सीधा नहीं होगा। फिर होगा प्रमोशन, सेकंड स्टेज में ये होगा, कार्सिनोजेनेसिस का प्रमोशन होगा। आपने शुरू किया, मान लो आपने सुट्टा लगाना शुरू किया, आपने एक बार किया तो आप इसका प्रमोशन करोगे, वाह भाई मजा आ जाता है, ओहो क्या सुट्टा है, मजा आ गया। इसको बोलते हैं प्रमोशन करना। और प्रमोशन करने के बाद में आप क्या करोगे, पहले एक सुट्टा लगाता था, अब 2-2 सुट्टे लगाते हो, फिर आप 3-3 सुट्टे लगाने लगे। आपने सुट्टे वाली पद्धति में प्रोग्रेस की, आपका प्रमोशन हो गया सुट्टे वाली पद्धति में है। तो प्रमोशन होने के बाद में आपने प्रोग्रेस करना शुरू किया और आपके अंदर क्या आने लग गया, ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गया, चेंजेज आने लगे, खांसने लगे, सीओपीडी हो गई। तो पहले इनिशिएशन होता है, फिर उसका प्रमोशन होता है, फिर उसका प्रोग्रेस होता है और फिर वो बदलाव लाता है, बदलाव। और ये बदलाव बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए याद रहे, त्यौहार मनाना मना नहीं है, लेकिन त्यौहार पे तमाम तरह के मादक पदार्थों का सेवन करना जहर है। गुलाल लगाओ अच्छी बात है, लेकिन धूड़ मत खाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धूड़ खाने का मतलब है वो सारे सब्सटेंसेज जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अल्कोहल इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ माय डियर फ्रेंड। टोबैको, स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, पान बार, खैनी, पैनी, जैनी, चैनी कुछ भी नहीं खानी है। ये सारी की सारी बहुत ही खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये सब के सब क्या है, कार्सिनोजेंस है। तो आप भी ना खाएं और आपके आसपास के लोगों को भी ये समझाए। आप कहोगे सर हमारे क्या करना, बढ़ने दो, तो पूरी दुनिया ही ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा। एक जागरूकता फैलाए, लोगों को इसके बारे में अवेयर करे। वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो अनअवेयर है, मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मैं अवेयर हूँ। तो अवेयरनेस डेफिनेटली आदमी को नहीं खाने के लिए मजबूर करती है। अवेयरनेस करनी है, ठीक है। मिस्टर धनुष राव, ए 56 ईयर ओल्ड मेल, कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशन है, समझिएगा, सुनिएगा। धनुष राव एक 56 साल का रसगुल्ला है। एक्सप्रेस टू द नर्सिंग ऑफिसर दैट ही इज फीलिंग नोजिएटेड आफ्टर कंज्यूमिंग ए पिल। धनुष राव कह रहा है कि मैंने कोई गोली खाई और गोली खाने के बाद में मेरे को क्या हो रहा है, नोजिया हो रहा है। द नर्सिंग ऑफिसर सेज श्योरली यू डोंट थिंक आई गैव यू द रॉन्ग पिल। नर्सिंग ऑफिसर कह रहा है कि मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो है ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैंने आपको गलत गोली दे दी। धनुष राव भर्ती था, ऑफिसर ने कोई गोली दी उसको। धनुष राव गोली लेने के बाद में आके बोल रहा है कि वो गोली ली है ना मैंने, जो आपने दी थी, उसको देने के बाद में मेरे को थोड़ा उबगा हो रहा है। तो धनुष राव ने उस गोली का जिक्र किया जो उन्हें उस नर्सिंग ऑफिसर ने दी है। तो नर्सिंग ऑफिसर धनुष राव को कह रहा है कि कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे होंगे ना कि वो मैंने जो गोली दी है वो गलत गोली दे दी है। द कम्युनिकेशन टेक्निक यूज इन द अबव सिचुएशन, ये जो टेक्निक है धनुष राव का, ये आके बोलना कि मेरे को नोजिया हो रहा है गोली लेने के बाद में, और नर्सिंग ऑफिसर का ये सोचना कि भाई मैंने गलत गोली तो नहीं दी, धनुष राव जी तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे हो। तो यहाँ पे ये सवाल कहना चाहता है कि ये जो कन्वर्जन चल रहा है बच्चों, ये कम्युनिकेशन चल रहा है, ये कम्युनिकेशन क्या इंडिकेट करता है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि रिजेक्शन हो रहा है, रिजेक्टिंग। दूसरा है पासिंग जजमेंट। तीसरा है चैलेंजिंग
और चौथा है प्रोबिंग। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, जवाब दीजिएगा सारे लोग। ये धनुष राव और ऑफिसर के बीच में चल क्या रहा है? बताओ भाई, ऑफिसर और धनुष राव ये आपस में क्यों उलझ रहे हैं? धनुष राव और ऑफिसर का क्या नाता है और ये आपस में क्यों उलझ रहे हैं, ऐसा हम आपको पूछना चाहते हैं। तो क्या आंसर होगा आपका? इजी सवाल है, जवाब दिया जा सकता है। धनुष राव ने आके बोला कि मैंने गोली लेने के बाद नौजिया हो रहा है, और नर्सिंग ऑफिसर ने उनको क्या संवाद किया कि कहीं आप मेरे को ये दोनों के बीच में चैलेंजिंग चल रहा है मामला, चैलेंजिंग है। उसने बोला, टोंट के अंदर ही बोला कि भाई गोली लेने के बाद में ये हुआ, और नर्सिंग ऑफिसर भी टोंट में बोल रहा है कि कहीं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने गलत गोली दे दी है। ये आपस में चैलेंजेज है दोनों का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चैलेंजिंग। क्या बोलते हैं? चैलेंजिंग। सी करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। समझ में आई कहानी? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? आ गई सर। ओके, अगला प्रश्न। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, फिर अपना जवाब लिखिएगा। हमने बोला यूरेमिक लंग इज टिपिकली एसोसिएटेड विद, यूरेमिक लंग किसके साथ में एसोसिएटेड है? बहुत इजी सवाल है। पहला है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, दूसरा है क्रॉनिक किडनी डिजीज, तीसरा रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, और चौथा नेफ्रोस्क्लेरोसिस। अब देखो बहुत इजी सवाल है, समझिएगा इस बात को। पहला है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पीसीकेडी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती है बच्चों, ये एक इनहेरिटेज डिसऑर्डर है, जेनेटिक इनहेरिटेज डिसऑर्डर है, इनहेरिटेज डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, हम सब के पास में दो दो किडनी है। वी हैव टू किडनीज, वन इज राइट एंड वन इज लेफ्ट। वी हैव टू किडनीज, वन इज राइट एंड वन इज लेफ्ट किडनी। और इन किडनी के अंदर क्या पाया जाता है? इन किडनी के अंदर सिस्ट बन जाती है। अगर किडनी में एक सिस्ट है और दूसरी में एक सिस्ट है, तो हमने इसको पॉलीसिस्टिक किडनी बोला। ओ, या तो दोनों किडनी में एक एक है, या फिर ऐसा है एक ही किडनी में दो सिस्ट है और तीन सिस्ट है। दैट डिपेंड ऑन अलग अलग सिचुएशन। और जब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, बेसिकली दो तरह की होती है, डोमिनेंट और रिसेसिव। और एक इन्फेंट एज में होती है, छोटे बच्चों में होती है, और एक एडल्ट में होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो जब ये किडनी डिजीज होती है, इनहेरिटेज डिसऑर्डर हमने बोला इसको, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल सिस्ट बन जाती है किडनी में, और ये आगे जाके रीनल फेलियर का कारण बनती है। मतलब अगर सिस्टिक किडनी डिजीज है तो आगे जाके ये क्या करेगी, आगे जाके ये किसका कारण बनेगी? रीनल फेलियर का। पर एट प्रेजेंट सिनेरियो ये एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। तो जब रीनल फेलियर होगा, होना तो तय है, इनका फ्यूचर हमेशा एंड स्टेज रीनल डिजीज होता है, सीकेडी होता है। लेकिन एक मरीज पहले से ही सीकेडी के साथ में, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का संबंध ज्यादातर यूरेमिक लंग से नहीं है। यूरेमिक लंग का मतलब होता है, ऐसा समझो यूरिया लंग से आने लगी है, सांसों में यूरिया है। वो कहता है ना, सांसों में तेरे मैंने सांस आई, तो सांस नहीं आई, यूरिया आई अब तो, क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो सांस में क्या आएगी? यूरिया आएगी। तो यहाँ पे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में हमने क्या बोला कि यूरेमिक ब्रेथ आने लग जाएगी मरीज को। तो जो आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है वो तो सीकेडी में कन्वर्ट होगा, और जिसको सीकेडी हो चुकी है उसको यूरेमिक ब्रीथ आएगी। तो आपको सवाल ने यही पूछा कि यूरेमिक लंग्स जो है वो टिपिकली किसके साथ में एसोसिएटेड है? ये जो यूरेमिक लंग है ये किसके साथ में एसोसिएटेड है, ऐसा अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? दिस इज रिलेटेड टू द CRF, क्रॉनिक किडनी डिजीज। CRF और ARF दो कंडीशन होती है, आप सभी को पता है। और कौन सी किडनी फेल होती है, राइट या लेफ्ट? जैसे एक्यूट रीनल फेलियर है और क्रॉनिक रीनल फेलियर है, तो जब रीनल फेलियर होता है तो कौन सी किडनी ज़्यादा फेल होती है, राइट किडनी या लेफ्ट किडनी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे वाली बात है। कोई अगर आपसे पूछे कि राइट किडनी ज़्यादा फेल होती है या लेफ्ट वाली, तो ध्यान रहे प्यारे दोस्तों, किडनी राइट और लेफ्ट फेल नहीं होती है। किडनी तो किडनी होती है, और वो फेल होती है एक्यूट और क्रॉनिक के केस में। रीनल फेलियर का मतलब ही होता है दोनों किडनी एक साथ ही फेल होती है, ऐसा नहीं कि राइट फेल होती है लेफ्ट फेल होती है। हाँ, एक किडनी अगर गड़बड़ होती है तो उसको हम मतलब नॉन फंक्शनिंग सिंगल किडनी के नाम से जानते हैं। बस दोनों में एक छोटा फर्क है, और छोटा क्या, ये बड़ा फर्क भी है, छोटा तो नहीं बड़ा ही बोल दे इसको, एक फर्क है। और वो फर्क क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर जो है सडन ऑनसेट होती है, सडन ऑनसेट होती है,
क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है इसकी ऑनसेट जो है वो ग्रेजुअल होती है। इसकी ऑनसेट कैसी होती है? ग्रेजुअल ऑनसेट होती है। एक्यूट रीनल फेलियर की ऑनसेट जो होती है सडन होती है, इसकी ग्रेजुअल ऑनसेट होती है। एक्यूट रीनल फेलियर जो है एक्यूट लॉस होता है, एक्यूट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन एक्यूट लॉस हो जाते हैं और फिर वो रीनल फंक्शन जो लॉस होते हैं वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं, इरिवर्सिबल हो जाते हैं, सॉरी रिवर्सिबल होते हैं। एक्यूट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन होते हैं, रातों रात हाथों हाथ में होता है और उसमें रिवर्सिबिलिटी भी है, वो लॉस रिवर्सिबल है, वो वापस ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है। क्रॉनिक रीनल फेलियर जो होता है इसमें ग्रेजुअल लॉस होता है रीनल फंक्शन का, ग्रेजुअल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन जो है उसका ग्रेजुअल लॉस होता है, ध्यान रहे, और इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? ये इरिवर्सिबल होता है, ग्रेजुअल लॉस होता है रीनल फंक्शन का। ये रिवर्सिबल है और सडन लॉस है, ये इरिवर्सिबल है और ग्रेजुअल लॉस है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक्यूट रीनल फेलियर में मरीज जो है वापस रिकवर कर जाता है तो अलग अलग स्टेज में होता है। पहले उसको एनयूरिया होता है, ओलिगोयूरिया होता है, फिर पॉलीयूरिया होता है और फिर जो है वापस मतलब रिकवरी हो जाती है। यहाँ पे सीधा एनयूरिया हो जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाती है, एंड स्टेज रीनल डिजीज, ऐसा हो जाता है मामला। ये आपको ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों क्या जाएगा? CRF। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी या नेफ्रोस्क्लेरोसिस, ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी इज नॉट रिलेटेड टू द यूरेमिक लंग और नेफ्रोस्क्लेरोसिस भी गलत ही है। एक्चुअली में करेक्ट स्टेटमेंट क्या था? वो था आपका CRF, और उसमें जो ब्रेथ है उसमें भी यूरिया ही आएगा। भाई पूरे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट इतने ज़्यादा बढ़े हुए, स्किन में भी डिपॉजिट होता है, यूरेमिक सिंड्रोम होता है, ब्रेथ में भी आता है, और यूरिन में यूरिन आ ही नहीं रहा है तो वो कहाँ से आएंगे? कहीं से तो बाहर निकलेंगे बेचारे। तो इतने ज़्यादा वेस्ट जो है वो बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं। दैट इज CRF। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपकी स्किन के ऊपर एक और नया प्रश्न। और आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि इस शब्द को आज सुनते ही चेहरे पे हंसी और खुशी आ जाती है, क्योंकि त्योहार ही कुछ ऐसा है, रंगों वाला त्यौहार है। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो रसगुल्ले थोड़े लेट जुड़े हैं, सुबह सुबह आधे तो नींद में ही होंगे, हैं? होली हंगामा ऑफर चल रहा है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 21 से लेकर 28 मार्च तक। उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, यानी कि उत्कर्ष लेकर आया है नर्सिंग के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट। याद रहे बच्चों, 90% तक का डिस्काउंट, और साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब एक के साथ में एक और मौका फ्री। और आप अगर आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता को मजबूती देना चाहते हो तो आज ही डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप। साथ ही उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स और बहुत सारी बुक्स जो है भारी डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो इनको भी आज आत्मसात करके अपनी तैयारी को आप और मजबूती दे सकते हो। तमाम तरह के उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ में अपनी जीत की तैयारी कर सकते हो। तो आज ही अपना स्मार्टफोन उठाए। याद है ये 28 मार्च तक ऑफर वैलिड है, तो 28 मार्च से पहले पहले आप जो इन ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में होली के रंगों की तरह सफलता के रंग जो है उत्कर्ष के संग ये क्रिएट कर सकते हैं। रेड कलर वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर द इनिशियल 1 to 4 days ड्यूरिंग प्यूपेरियम इज। प्यूपेरियम पीरियड के दौरान रेड कलर के वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि इनिशियल 1 से 4 दिन के रहते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? पहला यहाँ पे लिखा हुआ है हेमरेज, दूसरा है लोकिया एल्बा, तीसरा लोकिया सिरोसा और चौथा है लोकिया रुब्रा। 4 बातें हमने यहाँ पे पढ़ी, हमने यहाँ पे सुनी है। और रेड कलर का तो यहाँ पे लोकिया जो है पर वेजाइनल सिक्रेशंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रुब्रा, सिरोसा और एल्बा। ऐसे 3 तरह के लोकिया होते हैं। एक होता है लोकिया रुब्रा, एक होता है लोकिया सिरोसा, एक है लोकिया एल्बा। रेड कलर का वेजाइनल सिक्रेशन जब मैंने बोला बच्चों, तो यहाँ पे रुब्रा पहला है, दूसरा है सिरोसा और तीसरा है एल्बा। रुब्रा को रेड लोग क्या कहते हैं? जो पहले 1 से 4 दिन का होता है, आप सभी जानते हैं। और इस रुब्रा के होने का कारण होता है, ये लोकिया रुब्रा कहलाता है, और इसका कारण है इसके अंदर जो है
वो पाए जाते हैं, ब्लड का जो पदार्थ है, आरबीसी वगैरह जो यहाँ इसमें पाई जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकिया रुब्रा। हेमरेज नहीं है, लोकिया एल्बा नहीं है, सिरोसा नहीं है, इट इज नॉन एज लोकिया रुब्रा। अगला प्रश्न, यूटोसिया का क्या मतलब है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, कमेंट बॉक्स स्पीड से चलना चाहिए। यूटोसिया का मतलब आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स स्पीड से चलना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं आपके जवाब कितने फास्ट है। यूटोसिया, नॉर्मल लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर। और आप सभी जानते हैं यूटोसिया का मतलब क्या होता है? यूटोसिया का मतलब होता है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि 3 ही घंटे में लेबर खत्म हो गया। लेबर शुरू हुआ और लेबर खत्म हो गया, और समय कितना लिया लेबर ने? 3 घंटे का वक्त लिया ओनली। तो 3 ही घंटे में जब लेबर खत्म हो जाता है, ऐसे लेबर को मैं क्या नाम देता हूँ? प्रेसिपिटेट लेबर नाम देता हूँ। जब लेबर 3 ही घंटे में खत्म हो जाता है, ऐसे लेबर को हम क्या नाम देते हैं? प्रेसिपिटेट लेबर नाम देते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो प्रेसिपिटेट लेबर, लेबर एंड विद इन 3 आवर्स, 3 ही घंटे में लेबर खत्म। प्रोलॉन्ग लेबर 18 घंटे से ज्यादा, प्रोलॉन्ग। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, लेबर के प्रोग्रेस नहीं हो पाया और रास्ते में रुकावट आ गई, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। जब लेबर चला, प्रोग्रेस नहीं कर पाया और रास्ते में रुकावट आ गई, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। और नॉर्मल लेबर को हम बोलते हैं यूटोसिया। तो यूटोसिया को मैंने बोलना है नॉर्मल लेबर, बाकी तीनों बातें गलत है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द लेबर। In primordial follicle, the single flat layer of the support cell that surround the oocyte is called, ये अच्छा सवाल है। प्राइमोडियल फॉलिकल जो बनता है, उसमें सिंगल फ्लैट लेयर ऑफ सपोर्ट सेल दैट सराउंड द oocyte इज कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल, एंट्रम, थिका सेल या ग्लियल सेल। 4 अलग अलग बातें हैं। एक लिखा हुआ है ग्रेनुलोसा सेल, एक है एंट्रम, एक है थिका सेल और एक है ग्लियल सेल। तो आप सभी को पता है कि सिंगल फ्लैट लेयर जो सपोर्ट सेल की पाई जाती है उस साइड के अंदर, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। क्या बोलते हैं उसको? एंट्रम, थिका सेल या ग्लियल सेल नहीं कहते, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। तो ए करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों ही गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लूप्रिंट ऑफ नर्सिंग केयर रेंडर्स बाय द नर्सिंग स्टूडेंट्स टू ए सेलेक्टेड पेशेंट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ फॉलोइंग द नर्सिंग प्रोसेस approach with the intended to the develop nursing care abilities। सवाल समझ लिया होगा, वापस पढ़ लो, वापस पढ़ लो, फिर जवाब दे देना, ठीक है बच्चों। Which of the following is the blueprint of nursing care rendered by the nursing student to a selected patient for a particular period by following the nursing process approach with an intention to develop nursing care abilities? bedside clinic, case study, नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस और नर्सिंग केस प्रेजेंटेशन। तो आप सभी को पता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? केस स्टडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केस स्टडी। इसको बेड साइड क्लिनिक, नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस या नर्सिंग केस प्रेजेंटेशन नहीं कहते हैं। तो वी जस्ट से इट इज ए केस स्टडी। अगला प्रश्न, जो बेड साइड होती है, एक पर्टिकुलर केस मिलता है और उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है केस स्टडी। हाउ टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू ए ड्राउनिंग विक्टिम आफ्टर रेस्क्यूइंग। एक मरीज डूब रहा था, डूबते हुए को तिनके का सहारा आपने उसको बता दिया क्या, बचा लिया। और जब आपने उसको बचा लिया, अब ये सवाल कह रहा है कि बचाने के बाद में, मरीज को बचाने के बाद में आपका फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा? वेरी क्विकली प्लेस द विक्टिम इन प्रॉन पोजिशन विद फेस डाउन एंड मेक श्योर दैट एयर पासेज इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड। Quick physical examination, shout and call by name, arrange someone to send the victim to the hospital। आपका फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा जब आपने मरीज को बचाया? अब आपका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए उस मरीज को लेके? सभी को जवाब लिखना है अपना अपना। व्हाट इज योर फर्स्ट मैनेजमेंट टू दैट क्लाइंट, जिसको आपने अभी बचाया क्योंकि मरीज को ड्राउनिंग हो रही थी?
तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ द ड्राउनिंग क्लाइंट आफ्टर रिसक्सिटेशन, फर्स्ट इज अरेंज समवन टू सेंड द विक्टिम टू द हॉस्पिटल, दैट इज रॉन्ग वन। किसी का अरेंज करेंगे उसको हॉस्पिटल भेजने के लिए, गलत है। साउट एंड कॉल बाय नेम, दिस इज नॉट द फर्स्ट मैनेजमेंट। देखो बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि मरीज ड्राउनिंग हो रही थी और आप फर्स्ट एड दे रहे हो उसको रेस्क्यू करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मरीज का जो प्रॉब्लम है, रिसेंट प्रॉब्लम है, रिसेंट प्रॉब्लम क्या है, रिसेंट प्रॉब्लम यह है कि मरीज को सांस आ रही कि नहीं आ रही है? असेसमेंट का टाइम नहीं हमारे पास में, वेरी क्विकली प्लेस करो विक्टिम को प्रॉन पोजीशन में और उसके फेस को डाउन करो और मेक श्योर करो कि उसका एयरवे जो है ओपन होना चाहिए। और प्रॉन इसलिए किया ताकि जो पानी अंदर भरा हुआ है वो उसका बाहर एक्सपेल आउट हो जाए। तो आपको ये श्योरिटी करनी है, वेरी क्विकली टू प्लेस द विक्टिम इन द प्रॉन पोजीशन, फेस डाउन एंड मेक श्योर दैट पासेज या रास्ता ऑब्स्ट्रक्टेड तो नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। ए करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। ये ड्राउनिंग विक्टिम का मैनेजमेंट था। कौन से विक्टिम का मैनेजमेंट था? वो विक्टिम जिसमें ड्राउनिंग हो रही थी उसके मैनेजमेंट की कहानी हमने पढ़ी। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी कि अगर एक विक्टिम का ड्राउनिंग हो रहा है सर, तो उस ड्राउनिंग विक्टिम का मैनेजमेंट क्या रहेगा एंड क्विक मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, व्हाट द केयर यू हैव टू गिव इनिशियली टू द क्लाइंट हु इज ड्राउनिंग। क्लियर है? मैनेजमेंट आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक क्लाइंट विद ए डीप डेक्यूबाइटस अल्सर, डीप डेक्यूबाइटस अल्सर का मरीज है और मरीज रिसीव करा है थेरेपी इन द हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर। बिफोर थेरेपी द नर्स शुड, इजी सवाल है। मरीज है डीप डेक्यूबाइटस अल्सर का और वो रिसीव कर रहा है थेरेपी इन द हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर। बिफोर थेरेपी द नर्स शुड अप्लाई ए लैनोलिन बेस्ड लोशन टू द स्किन, वॉश द स्किन विद वाटर एंड pat dry, cover the area with petroleum gauze and apply an occlusive dressing to the site. तो यहाँ पे क्लाइंट विद डीप डेक्यूबाइटस अल्सर इज रिसीविंग थेरेपी इन द हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर। बिफोर थेरेपी द नर्स शुड, पहला अप्लाई ए लैनोलिन बेस्ड लोशन टू द स्किन। नहीं, हाइपरबैरिक जब थेरेपी आप देते हैं तो एक तो स्किन को क्लीन कर दो और उसको ड्राई रखो। तो ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, वॉश द स्किन विद वाटर एंड पैट ड्राई, उसको वाटर से धो लो और फिर उसको एकदम पैट ड्राई कर दो, ये आपको यहाँ पे करना है। कवर द एरिया विद पेट्रोलियम गोज, ये नहीं है, और अप्लाई एन ओक्लूसिव ड्रेसिंग टू द साइट, ये भी नहीं है। तो आपका पहला और प्राइमरी तरीका क्या होगा कि आप स्किन को एक दो वॉश कर दो अच्छे से और फिर उसको क्या कर दो, पैट ड्राई कर दो, बढ़िया सुखा दो, उसको वॉश करके चमका दो स्किन को, है ना, सुखा दो। दैट इज करेक्ट वन, बी आंसर यहाँ पे बनेगा। आफ्टर लैरिंजेक्टमी व्हाट इज द मेन रीजन टू प्लेस एनजी ट्यूब। लैरिंजेक्टमी के बाद में एक मरीज को एनजी ट्यूब लगाते हैं। एनजी ट्यूब लगाने के पीछे हमारा मुख्य पर्पज क्या है, मुख्य रीजन क्या है, व्हाई वी आर पुटिंग द एनजी ट्यूब आफ्टर लैरिंजेक्टमी। पहला लिखा हुआ है प्रिवेंट स्वेलिंग एंड डिस्पेजिया, डिकम्प्रेस द स्टोमक वाया सक्शन, प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द सूचर लाइन और प्रमोट हीलिंग ऑफ द ओरल म्यूकोसा। लैरिंजेक्टमी करते हैं ना, लैरिंजेक्टमी रिमूवल ऑफ लैरिंग्स, तो उसमें ट्रेकियोस्टोमी तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक एनजी ट्यूब लगा देते हैं। सवाल ने ये पूछा कि लैरिंजेक्टमी के बाद में क्या मेन पर्पज है एनजी ट्यूब लगाने का। पहला प्रिवेंट स्वेलिंग एंड डिस्पेजिया, दूसरा है डिकम्प्रेस द स्टोमक वाया सक्शन, तीसरा प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ सूचर लाइन और चौथा प्रमोट हीलिंग ऑफ द ओरल म्यूकोसा। तो एग्जैक्टली लैरिंजेक्टमी के बाद में हमारी एनजी ट्यूब लगाने का महत्वपूर्ण रीजन यही होता है कि जब हमने लैरिंग्स हटा दिया तो मरीज में कई बार क्या होता है, रीगर्जिटेशन होता है। रीगर्जिटेशन से जो लैरिंग्स वाली साइट है वहाँ पे जब स्टोमक के कंटेंट लगेंगे तो मरीज को क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा सूचर लाइन, या मरीज खाएगा पिएगा तो भी वो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो हम
एनजी ट्यूब से ही उसको खिलाते पिलाते हैं। हेड और बेड थोड़ा रेज करके रखते हैं, ग्रेविटी रखेंगे, रिगर्जिटेशन या बैक फ्लो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, उसका ध्यान रखेंगे तो मरीज में क्या नहीं होगा, मरीज में क्या नहीं होगा, वो जो सूचर लाइन है वो क्या नहीं होगी, कंटामिनेटेड नहीं होगी। स्टोमक को डीकम्प्रेस करने के लिए नॉर्मली एनजी ट्यूब का यही काम होता है कि एनजी ट्यूब स्टोमक को डीकम्प्रेस करती है, स्टोमक के प्रेशर को कम करती है, स्टोमक के सामान को बाहर निकालती है। पर यहाँ पे हमारा पर्पज स्टोमक को डीकम्प्रेस करना है ही नहीं, यहाँ पे हमारा पर्पज स्वेलिंग और डिस्फेजिया को प्रिवेंट करना है ही नहीं, यहाँ पे हमारा पर्पज प्रमोट हीलिंग है ही नहीं। हमारा पर्पज है कि वो सूचर लाइन जो है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, ये हमारा पर्पज है। हम चाहते हैं कि सूचर लाइन कंटामिनेटेड नहीं हो, ये हमारा पर्पज है। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अगला प्रश्न आपके स्किन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए मैन अर्ली फीचर ऑफ एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस का कौन सा मैन अर्ली फीचर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नहीं है मैन अर्ली फीचर ऑफ एपिग्लोटाइटिस, ड्रूलिंग, साइनोसिस, एब्सेंट स्पॉन्टेनियस कॉफ और एजिटेशन। सबको जवाब लिखना है। हाँ, कौन सा मैन पर्पज नहीं है एपिग्लोटाइटिस का, याद रखो कौन सा मैन अर्ली फीचर नहीं है। तो देखो किसी को अगर एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस एक ढक्कन है जो आपके एस्पिरेशन को रोकता है। तो जब भी किसी मरीज को एपिग्लोटाइटिस हो जाता है तो उसके स्वेलिंग में प्रॉब्लम होती है, गला पूरा सूजा हुआ पड़ा है। तो आपने देखा होगा ऐसे मरीज में ड्रूलिंग बहुत ज्यादा होती है। ड्रूलिंग क्या होती है, ड्रूलिंग, लार टपकती रहती है क्योंकि अंदर निकलता ही नहीं है, तो ड्रूलिंग तो उनको लगातार रहेगी। ऐसे में सांस लेना थोड़ा मुश्किल होता है, मरीज एजिटेटेड देखने को मिलता है, थोड़ा उसके अंदर ऐसे एजिटेशन रहती है, अजीब सी उसके अंदर वो प्रॉब्लम रहती है, एजिटेशन इसको कहते हैं, वो वहां पे देखने को मिलेगा। और स्पॉन्टेनियस कॉफ उसके अंदर एब्सेंट होगा, ये इनिशियल सिम्टम हुए, लेकिन ये साइनोसिस लेट साइन होगा जब एस्पिरेट कर जाएगा उसके बाद में। साइनोसिस कभी भी अर्ली साइन नहीं होता, ध्यान रखना। साइनोसिस जो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होती है वैसे लेट साइन होता है, साइनोसिस कभी भी अर्ली साइन हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है, ए, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। ए पेशेंट हिस्ट्री शोज ही हैज एक्सप्रेसिव एफेजिया फॉलोइंग ए स्ट्रोक, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट विल हैव डिफिकल्टी विद। एक मरीज है और उसका हिस्ट्री किस बात का शो कर रहा है कि उसको एक्सप्रेसिव एफेजिया हो रहा है, मरीज को एक्सप्रेसिव एफेजिया फॉलोइंग स्ट्रोक। स्ट्रोक के बाद में, स्ट्रोक होता है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए। ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं होने की वजह से ब्रेन का कुछ एरिया, कोई हेमिस्फेयर, आइदर राइट आइदर लेफ्ट हेमिस्फेयर में ब्लड का फ्लो रुका और फ्लो के इंटरप्ट होने की वजह से मरीज में क्या हुआ, स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक के मरीज में स्ट्रोक होने के बाद में मरीज बोल नहीं पा रहा, इसको एक्सप्रेसिव एफेजिया कहते हैं। एक होता है रिसेप्टिव एफेजिया, एक होता है एक्सप्रेसिव एफेजिया। तो इसका मतलब ब्रोकाज एरिया में स्ट्रोक हुआ है। एक्सप्रेसिव एफेजिया का मतलब स्ट्रोक कहाँ हुआ है, ब्रोकाज एरिया में, क्योंकि ब्रोकाज एरिया एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है, ये हमने कई बार आपको पहले भी बताया है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे ब्रोकाज में क्या हो चुका है, स्ट्रोक। तो कौन सा मैन अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट विल डिफिकल्टी विद, कौन सी डिफिकल्टी होगी जब ब्रोकाज में स्ट्रोक है, बताओ जल्दी स्पीड से। तो स्ट्रोक जो हुआ है कहाँ पे हुआ है, ब्रोकाज में। तो क्या समझे आप इससे, किस में डिफिकल्टी होगी, तो मैंने यही बोला कि जब ब्रोकाज में स्ट्रोक है तो मरीज को समस्या किस में होगी, बोलने में। तो स्पीकिंग में दिक्कत होगी, कहाँ दिक्कत होगी, स्पीकिंग में। कॉम्प्रिहेंशन स्पोकन वर्ड यहाँ पे जवाब नहीं है, कैरिंग आउट पर्पजफुल मोटार एक्टिविटी जवाब नहीं है, और रिकॉग्नाइज यूजिंग द, ये तीनों ही गलत है वैसे भी, क्योंकि बोलने में ही समस्या है, साथ में राइटिंग में ही दिक्कत होगी, पर मैन बोलना, ही कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक्सप्रेसिव एफेजिया है। तो मोटार अल्ट्रेशन होगा राइटिंग में, तो इसलिए क्योंकि स्ट्रोक हुआ है, और एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा स्पीच। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इज द मेन रीजन। अगला सवाल, हाँ, बुरा न मानो होली है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी हमारे रसगुल्ले जुड़े हैं, और जो अभी भी होली के चक्कर में उनको भी थोड़ा जोड़ दो, उनको भी देखो कि भाई थोड़ी पढ़ाई कर लो आज,
पूरे दिन होली तो खेलना ही है। सुबह सुबह अगर अच्छा पढ़ा हुआ होगा ना तो होली खेलने का भी मन करेगा। तो सुबह सुबह पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, होली अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह है ना। अगला सवाल, बेस्ट पोजीशन यूज टू पेल्विक एग्जामिनेशन, नी, चेस्ट, सिम्स, लिथोटमी और प्रोन। कौन सी बेस्ट पोजीशन है, कौन सी बेस्ट पोजीशन है पेल्विक एग्जामिनेशन में, नी, चेस्ट, सिम्स, लिथोटमी या प्रोन पोजीशन? कौन सी बेस्ट पोजीशन है पेल्विक एग्जामिनेशन में, ये हमने आपसे पूछ लिया। स्पीड के साथ में जवाब दे दो, मजा आ जाएगा। सभी बच्चों को स्पीड के साथ में जवाब देना है। बेस्ट पोजीशन कौन सी है पेल्विक एग्जामिनेशन में? पेल्विक एग्जामिनेशन जब भी करना है तो नी, चेस्ट, सिम्स, लिथोटमी और प्रोन में सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है लिथोटमी पोजीशन। पेल्विक एग्जामिनेशन में लिथोटमी पोजीशन, जिसमें दोनों लेग ऊपर स्टाइर अप में होता है, तो पूरे पेल्विस को आराम से एग्जामिन किया जा सकता है। इस बेस्ट पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं? लिथोटमी। बहुत ही प्रॉपर विजुअलाइजेशन होता है पूरा पेल्विस एरिया, है कि नहीं? और आराम से आप किसी भी ऑर्गन को असेस कर सकते हो। प्रोन, सिम्स, नी, चेस्ट बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये नी, चेस्ट वगैरह आप अगर रेक्टल एग्जामिनेशन वगैरह करते हो तो उसमें ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर पूरा पेल्विक एग्जामिनेशन करना चाहते हो तो लिथोटमी इज द बेस्टेस्ट पोजीशन। अगला प्रश्न, ए नर्स इज अप्लाइंग सनस्क्रीन टू ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन स्विमिंग क्लासेज, केमिकल सनस्क्रीन आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड। बच्चे अभी स्कूलों की छुट्टियां हो रही है तो कई जगह वो लगेंगे, कैंप लगेंगे। अब कई बच्चे जो काले पड़ जाते हैं धूप के अंदर, तो वहाँ लोशन लगा के फिर वो नहाते हैं, सनस्क्रीन लोशन। तो बेस्ट एक्शन कब है, उसको कब लगाना चाहिए? जस्ट बिफोर सन एक्सपोजर, 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले या 30 मिनट पहले। मतलब ऐसे नहीं कि लगाते ही धूप में चले जाओ या कुछ समय पहले लगा के जाओ, ऐसा सवाल है ये। तो सनस्क्रीन लोशन जो है कितने टाइम पहले जो है आपको लगाना होता है, ऐसा सवाल पूछ रहा है। एनी आइडिया फ्रॉम यू पीपल? या कोई ऐसा है जिसको आइडिया नहीं है, सर हमें कहाँ पतो गुरुजी? तो किसी को ऐसा है कि हमें कहाँ पतो गुरुजी, तो बता दो, और पतो है तो भी बता दो बच्चे। तो पहला है जस्ट बिफोर सन एक्सपोजर, यह आंसर नहीं है। 5 मिनट पहले वाला भी नहीं है और 15 मिनट पहले वाला भी नहीं है। एटलीस्ट कम से कम आपको 30 मिनट पहले जो है सनस्क्रीन लोशन लगाना है सन एक्सपोजर से पहले, यह आपको ध्यान रहे। 30 मिनट्स प्रायर टू सन एक्सपोजर जस्ट अप्लाई द सनस्क्रीन लोशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके गुरुजी। पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हैज ऑर्डर टू डिमोरल 75 एंड फिनरगन 25 IM एवरी 3 to 4 hours needed for pain. The combination of the two medication produce an कैसा एक्शन है? आप एक तो डेमेरोल दे रहे हो, डेमेरोल 75, और एक आप साथ में दे रहे हो फिनरगन। क्या दे रहे हो? फिनरगन। तो मेरा क्वेश्चन है, ये जब 2 दवाई आप एक साथ दे रहे हो पेन के लिए, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्यों चाहिए आपको? वाई यू आर गिविंग कॉम्बिनेशन? दोनों साथ में काहे को दे रहे हो? समझ में आ रही कहानी कि दोनों साथ में क्यों दे रहे हो? आपने डेमेरोल दिया 75 मिलीग्राम, साथ में फिनरगन दिया 3 से 4 घंटे में उस मरीज को जिसका पेन का मैनेजमेंट कर रहे हैं। 2 कॉम्बिनेशन दवाई क्या करती है? एगोनिस्ट इफेक्ट देती है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देती है, एंटागोनिस्ट या एक्साइटेटरी इफेक्ट देती है। बताओ 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 भाई। एक डेमेरोल टाइप की दवाई ओपोइड्स है और उसके साथ में फिनरगन दिया, तो ओपोइड्स और फिनरगन ऐसे ही है जैसे फेयर एंड लवली क्रीम के साथ में फेयर एंड लवली लोशन, ऑइंटमेंट जो भी देते हैं ना ये कंपनी वाले, ये ले और इसके साथ में ये, तो वो लेओगे तो ब्यूटी, और ब्यूटी के साथ में डबल ब्यूटी, ब्यूटी स्कोर है ही नहीं। ऐसा इफेक्ट जो एक के साथ में दूसरा काम में लेने पे, जैसे शैम्पू के साथ में कंडीशनर होता ही नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं? ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करते हैं। पहले वाले सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है किसी एक को देके उसके साथ में दूसरा देने से दूसरा पहले वाले के इफेक्ट को बढ़ा देता है। ऐसे इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नाम देते हैं। एगोनिस्ट इफेक्ट नहीं कहते हैं इसको, एंटागोनिस्ट भी नहीं कहते हैं, और एक्साइटेटरी तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। एंटागोनिस्ट तो ऑपोजिट इफेक्ट है और एगोनिस्ट साइमल्टेनियस इफेक्ट है। किसी भी दवाई के साथ दवाई का जो सेम इफेक्ट है वो एगोनिस्ट है,
मतलब एगोनिस्ट दवाई मैं देता हूँ तो रिसेप्टर पे काम करके रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाती है, वो एगोनिस्ट इफेक्ट है। और एंटागोनिस्ट जब भी मैं दवाई दूंगा तो काम तो रिसेप्टर पे ही करेगी, लेकिन रिसेप्टर को ही चुप करा देगी बेचारों की, भाई तुम बैठो हम करते हैं, इसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो एंटागोनिस्ट तो अगेंस्ट द रिसेप्टर काम करती है और एगोनिस्ट विद द रिसेप्टर काम करती है। तो इस इफेक्ट को मैंने क्या बोला, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जब आप डोमेरोल के साथ में क्या ले रहे हो, फिनरगन ले रहे हो, ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ग्रुप मेडिसिन। मायोज ग्रुप की दवाई कौन सी है? मायोज होता है मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसको बोलता है मायोज। तो मायोज ग्रुप की दवाई कौन सी है इनमें से? फेनाजोपायरिडिन, टेक्रिन, कार्बोक्साजिड और गैलेंटामाइन। कौन सी दवाई आपको मायोज ग्रुप की लगती है यहाँ पे इन चार में से? मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मायोज ग्रुप तो याद है ना आपको, सबको याद ही होगा। फेनाजोपायरिडिन, टेक्रिन, कार्बोक्साजिड और गैलेंटामाइन। फेनाजोपायरिडिन पायरिडियम के नाम से आती है ना, यूरिनरी एनाल्जेसिक्स है। ये क्या है? यूरिनरी एनाल्जेसिक्स है। टेक्रिन भी यहाँ पे एनाल्जेसिक ड्रग होती है। गैलेंटामाइन नहीं है। कार्बोक्साजिड इज ए मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, एंटी डिप्रेसेंट है। ये एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की दवाई है और मायोज कैटेगरी का नाम है। और मैंने आपको कई बार ये भी बताया है, इस दवाई के साथ में हम अवॉइड करते हैं क्या? टायरामिन कंटेनिंग फूड आइटम। टायरामिन कंटेन फूड, टायरामिन कंटेन फूड जो है वो आपको अवॉइड करना है इन दवाइयों के साथ में। कौन सी दवाइयों के साथ में? मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ में, एंटी डिप्रेसेंट के साथ में। नेवर टेक टायरामिन कंटेनिंग फूड आइटम बिकॉज दीज फूड आइटम कैन कॉज ड्रग फूड रिएक्शन, और उसकी वजह से मरीज में हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा, सीवियर हाइपरटेंशन। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। कार्बोक्सामाइड इज द ड्रग। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, ये सवाल कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो इमेज गिवन बिलो। ये कौन सा फोटो है? एम्बू है, एसेप्टो कप है, पोर्ट इनहेलर है या नेल्सन इनहेलर है? संयोग की बात है, जवाब सबको देना है। बुरा न मानो होली है। होली में कुछ तो अद्भुत होना चाहिए ना, तो बुरा न मानो होली है। और ये मेरी तरफ से आप लोगों को होली की भेंट है। आज पूरे दिन क्या करना, इसके अंदर कलर भरना, रंग डालना खूब सारा, और जो भी आवे उसको लगा देना, ठीक है? तो यहाँ इसके अंदर कलर डालना, रंग भरना, और जो भी आवे उसको लगा देना। और जो हमारे रसगुल्ले नियर बाय है, जोधपुर में नियर बाय है, वो सभी रसगुल्ले जो है वो इसमें कलर भर के ला भी सकते हैं, मेरे साथ होली खेल सकते हैं, ठीक है? तो आप सभी लोगों के साथ में मैं आज होली खेलने वाला हूँ। तो होली खेलने के लिए आज हम सब जो है मिलेंगे। जो ऑफलाइन मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं हमसे। जहाँ पे भी बच्चे होली खेलना चाहे उनका मोस्ट वेलकम है। और जो बंदे ऑनलाइन खेलना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राजू सर नर्सिंग वाला, तो वहाँ पे आप ज़रूर मेरे साथ में पूरे दिन होली खेल सकते हैं। आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री हूँ, तो आज हम होली आराम से खेल सकते हैं ना। तो बारी बारी से होली खेलेंगे, सभी के साथ खेलेंगे, है कि नहीं? और इस सवाल का जवाब आपको कहाँ देना है? वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देना है। सभी रसगुल्लों को एक मुश्त जवाब देना है। मैं एक और महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आज होली है तो होली में आप लोगों के लिए कुछ सूचना दे के जाऊँ, ये तो मेरा फर्ज बनता है। तो मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देता हूँ होली के इस पवित्र त्यौहार पे। और सूचना क्या है? सूचना यह है प्यारे दोस्तों कि सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग उत्कर्ष लेके आया है नर्सिंग के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर भारी डिस्काउंट, 90% तक का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। आप चाहे ESIC का कोर्स, DSSB का कोर्स, नॉर्सेट, MCQ बैच, ये तमाम तरह के कोर्सेज जो है आपको मिल रहे हैं होली हंगामा ऑफर में। 21 से लेकर 28 मार्च तक चलेगा। उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और इन कोर्सेज के साथ में आप खुद को कॉन्फिडेंट कर सकते हो और अपनी जीत की तैयारी जो है उत्कर्ष के संग कर सकते हो। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे विराम दूंगा। आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी होली। और पढ़ाई तो चलती रहेगी ज़िंदगी में,
अच्छा इंसान बनना जरूरी है। होली का ये त्योहार हमें इस बात का संदेश देता है कि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान बनो और भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति रखो। प्रहलाद भगवान की तरह, भगवान में अगर पूर्ण भक्ति हो तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, है ना, है ना। जाको राके साईया मार सके ना कोई, जे जग बेरी होए। पूरा संसार अगर बेरी हो जाए, भगवान प्रहलाद के तो पिताजी उसके बेरी बन गए थे, तो अगर पूरा संसार यहाँ की पिता भी आपके बेरी बन जाए तो भी आपका कोई कुछ नहीं बाल बांका कर सकता, अगर भगवान पे अटूट विश्वास और श्रद्धा हो। तो ऐसी श्रद्धा आपको अपनी इस पढ़ाई में दिखानी है बच्चों। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस हो जाओ जैसा भगवान की भक्ति को लेकर हम सीरियसनेस दिखाते हैं, तो मैं ऐसा वादा करता हूं कि आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो होली का ये पवित्र त्योहार आप सभी लोगों को एक बार पुनः मेरी तरफ से और हमारे तमाम उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के प्लेटफॉर्म के तमाम लोगों की तरफ से विश यू ए वेरी हैप्पी होली। आपका ये प्लेटफॉर्म आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से इसी तरीके से रंगीन आपकी दुनिया को करता रहे और आप लोग मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और रंगों के त्योहार को जरूर एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी के रंगों की खोज में, सफलता की खोज में लगातार कार्यरत रहे। इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पे विराम दूंगा एक सुंदर सी लाइन के साथ में कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलता है दोबारा एक नए सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।